Hello everyone, welcome to IAS School. So UPSC has released its notification and इस बार के एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसके कारण स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है कि स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करें और साथ ही डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम पर किन बातों का ध्यान रखें जिससे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की सारी प्रोसेस। सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म 22 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं जो आप अभी फिल कर सकते हैं, बट जो लास्ट डेट है दैट इज़ 11 फरवरी। बट एक बात याद रखिएगा कि टाइमिंग इज़ 6 PM। यह रात के 12 बजे तक अवेलेबल नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस डाउट में रहते हैं कि ओके मैं 12 बजे तक सबमिट कर सकता हूँ फॉर्म, बट आपको ये याद रखना है कि टाइमिंग इज़ अवेलेबल टिल 6 PM ओनली। एंड आप सबका एग्ज़ाम 25 को है, 25 मई। जो मेंस एग्ज़ाम है उसकी डेट इज़ टेंटेटिवली 20 सितंबर। यूपीएससी के फॉर्म फिलअप करने के लिए आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिले ना करें आप सबमिशन में, बिकॉज आप अगर ज़्यादा लेट फॉर्म सबमिट करेंगे तो उससे आपके जो स्पेसिफिक सेंटर्स हैं वो भी फिल हो सकते हैं। सपोज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिल्ली ऑप्ट करते हैं, बट दिल्ली बहुत जल्दी फिलअप होता है। तो अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट आपका लेट आने वाला है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप सभी फॉर्म फिलअप करने के लिए लास्ट मिनट डेडलाइन का वेट ना करें। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम। ठीक है, तो एक होता है आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है दैट शुड नॉट बी पुअर। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ डायमेंशन मेंशन किए गए हैं, आपको वो डायमेंशन में ही आपकी फ़ोटोग्राफ सबमिट करना है, जैसे कि देयर इज़ अ मीडियम एंड मैक्सिमम रेंज इज़ गिवन। तो इसी पर्टिकुलर डायमेंशन में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। एंड देयर इज़ वन मोर गाइडलाइन कि आपकी फ़ोटो का 3/4 पोर्शन आपका फेस कवर करना चाहिए, जैसे कि ऐसे फ़ोटोज़ एप्लीकेबल नहीं होंगी। इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ऐसे फ़ोटोज़ एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। प्लस इसमें आपका नेम होना चाहिए एंड डेट। एंड डेट इज़ ऑल्सो आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए कि कुछ स्टूडेंट्स अपने स्कूल की फ़ोटो लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। 10 डेज से ज़्यादा ओल्डर फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। आफ्टर फोटोज़ देयर इज़ वन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो किसी गलत फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए। जैसे कि यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स या तो PDF या JPG फॉर्म में एक्सेप्टेड हैं। सो जो पर्टिकुलर फॉर्म एप्लीकेशन में स्पेसिफाइड है आपको उसी फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। एंड देयर इज़ वन common mistake regarding photo is कि there are 2 photos which are asked, that is one is your photograph and another one is signature। तो आप लास्ट में क्रॉस चेक कर लीजिए कि ये स्वैप तो नहीं कर लिए हैं आपने, फ़ोटो की जगह साइन अपडेट कर दिया है एंड साइन की जगह पे फ़ोटो अपडेट कर दिया है। ऐसे मिस्टेक्स होते तो नहीं हैं, बट जनरली दीज आर लाइक कॉमन सिली मिस्टेक्स जो कभी स्ट्रेस में या कभी गलती से हो जाते हैं। तो इनको भी एक बार डबल चेक कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड इससे आपका पूरा एक साल डिपेंड करता है। सो यू कैन नॉट टेक रिस्क। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यूपीएससी में बहुत सारे मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरियाज। तो इन सबको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो जनरल कैटेगरीज के लिए 21 to 32 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस 32 ईयर एज इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 अगस्त। सो 2 अगस्त 1993 से लेके 1 अगस्त 2004 तक की डेट ऑफ बर्थ वाले लोग एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। So for other categories there is age relaxation. For SC and ST categories 5+ year is age relaxation, like up to 37 years they can give exam. For OBC there is only 3 years relaxation, so they can give exam up till 35 years of age. Now the person with
disabilities has 10 year of एज रिलैक्सेशन। जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो आप अपनी कैटेगरी इसके अकॉर्डिंग आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। नाउ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आप यूपीएससी एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो देयर इज वन एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट इज बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एक किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके सो जो कैंडिडेट्स कुछ होते हैं जो फाइनल ईयर में भी अपना एग्जाम अपीयर करना चाहते हैं, तो उनके जनरली डाउट्स होते हैं कि कैन दे गिव एग्जाम। सो येस दे कैन अपीयर इन द एग्जाम, बट देयर इज वन क्राइटेरिया कि बिफोर मेंस एग्जाम दे शुड प्रोवाइड द फाइनल डिग्री। सो जनरली जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट्स अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स को, एंड ओबीसी में अप टू 9 अटेम्प्ट्स यू कैन गिव एग्जाम। बट SC एंड ST कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को अपर एज लिमिट नहीं है, सो दे कैन गिव एग्जाम एंड नंबर ऑफ टाइम्स। देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट इज कि IAS एंड IPS बनने के लिए आपको सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप जरूरी होती है, एंड अगर आप नेपाल, भूटान या माइग्रेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सिर्फ अदर कैटेगरीज की जो सर्विसेज हैं उनके लिए ही एलिजिबल होंगे। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डाउट कि IPS बनने के लिए क्या क्या फिजिकल क्राइटेरियाज होने चाहिए, ये जनरली स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं। तो मेल्स के लिए हाइट शुड बी 165 सेंटीमीटर एंड फॉर फीमेल्स इट शुड बी 150 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन क्या है अब इसमें 5 सेंटीमीटर उन लोगों को प्रोवाइड किया गया है जो कि ST और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही कुछ अदर मेजरमेंट्स भी रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि अगर आप मेल हैं तो 84 से 89 सेंटीमीटर तक आपकी चेस्ट की गिर्थ होनी चाहिए, एंड फॉर फीमेल्स इट शुड बी 79 अप टू 84 सेंटीमीटर। एंड देयर इज वन मोर क्राइटेरिया फॉर विजन कि अगर आपको मायोपिया है दैट इज नियर साइटेडनेस, आपको अगर पास का चश्मा लगा हुआ है तो इट शुड नॉट बी मोर देन -4 diopter, okay, including the cylindrical lens. And hypermetropia, that is की far sightedness में it should not be more than +4 diopter, okay. And generally students का doubt होता है कि specs are allowed or not, but अगर आपके specs particular category that is की -4 और +4 diopter से कम है तो आप eligible हैं, there is no such issue. But कुछ लोगों को कलर विजन की प्रॉब्लम होती है जिनको पर्टिकुलर कुछ कलर्स विजिबल नहीं होते, तो उनके लिए अगर हाई ग्रेड कलर विजन प्रॉब्लम है तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर IPS। साथ ही हेयरिंग क्राइटेरिया भी है कि आपके दोनों कानों में देयर शुड नॉट बी अ हियरिंग एड, आपकी जो हेयरिंग एबिलिटी है दैट शुड बी क्लियर, एंड साथ ही कोई ईयर डिसीज भी नहीं होनी चाहिए आपको। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो डिफरेंट कैटेगरी है उसमें रिजर्वेशन बेनिफिट्स कैसे एप्लीकेबल हैं। तो OBC के लिए दैट इज OBC जो भी यूज किया जाएगा दैट इज फॉर नॉन क्रीमी लेयर्स। जनरली OBC सर्टिफिकेट के लिए लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स की आपकी इनकम कैलकुलेट की जाती है, एंड जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद इशू होना चाहिए, वही वैलिड होगा आपके एग्जाम के लिए। सो नाउ फॉर EWS कैटेगरी द सर्टिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ 2023 टू 2024 फाइनेंशियल ईयर, एंड यह सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल के बाद इशू होना चाहिए, एंड लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है ना इसके पहले इशू होना चाहिए, ठीक है। एंड SC ST के सर्टिफिकेट के लिए आपको जो क्लोजिंग डेट है उसके पहले जो सर्टिफिकेट इशू है दैट इज एप्लीकेबल। जो फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट है वो आपको UPSC की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो एनेक्सर 2, 3, 4 में दिया गया है। देयर इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, सो इट शुड बी एप्लीकेबल। देयर इज वन अनदर डॉक्यूमेंट दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जो गवर्नमेंट जॉब्स में लोग हैं उनको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। इसका भी आपको जो फॉर्मेट है वो
यूपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। नाउ फॉर मेंस एग्जाम देयर आर क्वेरीज कि अगर आप मेंस किसी एक लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, सपोज हिंदी या इंग्लिश में आप मेंस लिखना चाहते हैं या कोई भी और लैंग्वेज, एंड आप इंटरव्यू किसी और लैंग्वेज में देना चाहते हैं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स के लिए कन्वर्सेशन किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ईजी होता है, कंफर्टेबल होता है। यू कैन ऑप्ट 2 अदर लैंग्वेजेस इन मेंस एंड इंटरव्यू। सपोज आपने मेंस अगर इंग्लिश में दिया है एंड अगर आप इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप ये लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। एंड जब आप एग्जाम का मीडियम फिल कर रहे होते हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट विल नॉट बी चेंज। आई हर्ड वन ऑफ द स्टूडेंट, शी फिल्ड द प्रीलिम्स एग्जाम इन इंग्लिश बट अनफॉर्चुनेटली मेंस में शी चोज हिंदी फॉर GS papers and she had to write all her exams in Hindi despite her language was English. So be very careful while filling the medium. So now let's discuss about the OTR registration. So OTR registration कब चाहिए होता है? जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं। अगर आपने लास्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो उसमें OTR जो फिल था वह इस बार भी एप्लीकेबल होगा। तो OTR में जनरली आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाती है। योर नेम शुड बी एज पर द 10th सर्टिफिकेट, एंड अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो देयर इज वन ऑप्शन दैट यू कैन मेंशन इट हेयर, that okay, if you have ever changed your name, so you can mention it here, and the changed name is also you can specify. These are general information which you need to fill, जैसे कि जेंडर हो गया, बर्थ हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एटसेट्रा। ये इस तरीके से आपको सारे डिटेल्स फिल करने रहते हैं। इसमें परमानेंट एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस भी आपको फिल करना होता है। इफ बोथ आर सेम देन यू कैन क्लिक इट हियर। एंड इसमें आपको आपके एजुकेशन डिटेल्स भी फिल करने होंगे, जैसे कि 10th के मार्क्स, परसेंटेज एटसेट्रा। साथ ही आपको कुछ सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करने हैं, जैसे कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट हो या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, बिकॉज जनरली 10th की मार्कशीट की जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसे ही प्रूफ माना जाता है। एंड साथ ही यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द ID प्रूफ। इसमें आप पैन, आधार, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ यू आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तो आपको एक हेलिंग सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। एंड देयर इज़ वन मोर कि आपके कोई अचीवमेंट हो, सपोज कोई स्टूडेंट NCC का पार्ट हो, NSS का पार्ट हो, तो उनके भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। इसमें फादर एंड मदर के डिटेल्स भी आपको पूछे गए हैं जो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपका एम्प्लॉयमेंट जो भी स्टेटस है, यू कैन फिल इट हियर इफ यू आर वेदर यू आर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट, PSU और प्राइवेट और नॉट एम्प्लॉयड, यू कैन मेंशन इट हियर। देयर इज वन मोर डिटेल जो कि आपके UPSC के प्रीवियस अटेम्प्ट्स के बारे में डिटेल्स आपको फिल करने होते हैं कि आप हाउ मेनी नंबर्स यू हैव अटेम्प्टेड, एंड इसमें आपको ईयर एंड उसके रोल नंबर्स भी फिल करने होते हैं। जितने भी अटेम्प्ट अगर आपने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। साथ ही देयर आर डिटेल्स अबाउट योर अचीवमेंट्स, लाइक कि आपको कोई प्राइज मिला है, कोई मेडल मिला है, किसी स्पोर्ट में आप अच्छे हैं या फिर किसी लीडरशिप पोजीशन में आपने अच्छा काम किया है। सो ऑल दीज डिटेल्स यू कैन मेंशन इट हियर, वेदर इट्स लाइक कि स्कूल में आपके अचीवमेंट्स हो या तो फिर कॉलेज में। सो OTR से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको केयरफुली फिल करने हैं। आफ्टर फिलिंग OTR यू कैन लॉग इन ऑन द पोर्टल यूजिंग ईमेल ID, मोबाइल नंबर और OTR ID। एंड लॉग इन के बाद आप जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके टैब पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की जनरली क्वेरी होती है कि कैन दे चेंज OTR प्रोफाइल? सो यस, दे कैन चेंज OTR प्रोफाइल बट ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। सपोज अगर आपने कुछ गलती से डिटेल गलत फिल कर दी है तो आप उसे चेंज तो कर सकते हैं बट ओनली वन। एंड जो OTR में मॉडिफिकेशंस के लिए
विंडो है दैट इज 7 days आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, जिससे कि स्टूडेंट्स जो भी चेंजेस करना चाहते हैं दे कैन मेक। जनरली देयर इज वन मोर डाउट दैट इज कि इफ कोई एक पार्ट फिल कर दिया है एंड दूसरे पार्ट को सबमिट नहीं किया है, तो इज द एप्लीकेशन इज वैलिड? सो नो, you have to complete both part 1 part 2 of the application and then submit the application and complete the payment so that आपकी application successfully submit हो जाए। otherwise आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा एंड आपका जो कैंडिडेचर है उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स के कुछ और क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि हॉबीज सेक्शंस कैसे अप्लाई करें, हॉबीज में हम क्या फिल करें। तो हॉबीज सिलेक्ट करने के लिए आप उन्हीं चीजों को चूज करें जो आपके लाइफस्टाइल या डेली रूटीन का हिस्सा है। सपोज यू लाइक रीडिंग पर्टिकुलर बुक, तो यू कैन मेंशन दैट, और यू लाइक योगा और वॉकिंग और एनी अदर थिंग विच इज पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। जनरली हॉबी बढ़ते टाइम आपको ऑनेस्टली हॉबीज चूज करना होता है। इसमें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि ओके आर दीज गुड हॉबीज और नॉट, बट एक चीज का ध्यान रखिए, जेनेरिक टर्म्स यूज मत करिए। सपोज इफ यू लाइक रीडिंग पर्टिकुलर जॉनर ऑफ बुक, यू नीड टू मेंशन दैट बिकॉज अगर आपसे इस पर्टिकुलर चीज पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इंटरव्यू के टाइम आसानी होगी आंसर करने में। बिकॉज अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ना पसंद करते हैं एंड सपोज किसी फिक्शन पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट। एंड डोंट ट्राई टू मेक और क्रिएट अनदर हॉबी। लाइक स्टूडेंट्स, कुछ लोग परेशान रहते हैं कि ओके मुझे डाइवर्स पर्सनैलिटी दिखाने के लिए डिफरेंट हॉबीज चूज करना है, तो उसको अवॉइड करिए। बिकॉज अगर आप डाइवर्स पर्सनैलिटी शो करने के लिए एक नई हॉबी भी बनाते हैं तो फिर आपको उस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड आपकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और अगर आपने कोई एक नई हॉबी क्रिएट कर भी ली और उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप उसे इफेक्टिवली आंसर नहीं कर पाएंगे। बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट। आप जो चीज़ें करना पसंद करते हैं, जो आपकी जेन्युइन हॉबीज हैं डेली रूटीन में, आप उनको ही मेंशन करिए। देयर इज वन मोर क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट दैट हाउ टू चूज सर्विस प्रेफरेंस। सो सर्विस प्रेफरेंस को इफेक्टिवली चूज करने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंट सर्विसेज के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उनकी वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में अंडरस्टैंड करना होगा एंड स्टडी करना होगा, जिससे आपको पता चले कि आपका इंटरेस्ट किस सर्विस में ज़्यादा है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने सर्विस प्रेफरेंस सिलेक्ट करने होंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स चूज करते हैं पहले IAS, फिर IPS, फिर IFS एंड एटसेट्रा, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड योर इंटरेस्ट। सिमिलरली देयर आर क्वेश्चन अबाउट कैडर सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज ऑल्सो। सो UPSC कैडर 5 जोन्स में डिवाइडेड होती है और इन जोन्स में डिफरेंट स्टेट्स और UTs शामिल होते हैं। तो हाउ यू कैन चूज इट इफेक्टिवली, यू कैन चूज योर होम कैडर। सिमिलरली अगर आप किसी पर्टिकुलर जोन की लैंग्वेज एंड उनके कल्चर से फेमिलियर हैं, तो आप उसे चूज कर सकते हैं बिकॉज आपकी कल्चरल अडेप्टेबिलिटी होगी, आपको वहाँ पे कल्चर शॉक नहीं मिलेगा। देयर इज वन सैम्पल लाइक दिस, you can apply cadre preference. Different zone में you can choose your preferences like this. But you need to keep in mind, अगर आप कोई कैडर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको सर्विस कैसे अलोकेट होगी। जनरली अगर आप कोई कैडर नहीं चूज करते हैं तो सारे कैडर्स की वैकेंसी फिल होने के बाद जो वैकेंसी अवेलेबल रहेगी आपको उसके अकॉर्डिंग सर्विस अलोकेट की जाएगी। आपका कैंडिडेचर तो कैंसिल नहीं होगा, बट आपकी सर्विस अवेलेबल वैकेंसीज के अकॉर्डिंग होगी। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे रिगार्डिंग द UPSC एप्लीकेशन फॉर्म। सिमिलरली विथ रेफरेंस टू सर्टिफिकेट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, वी विल मेक अनदर वीडियो on different category certificates. So we will discuss the specific criteria, format of the certificate and general FAQs about the certificate, how to upload it, what should be the criteria in our next video.